ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या क्या आपने देखा था, क्या क्या पढ़ा था। एक हमने बात करी थी हार्ट की, दूसरा ब्लड, और तीसरा कंपोनेंट क्या था, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ये हमारा पंपिंग स्टेशन है, ये मीडियम है जो लिक्विड फ्लो करता है, एंड दिस इज द पाथवे या पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड, या अपना जो मीडियम है इसको आप लिखोगे दैट इज द पैसेज फॉर मीडियम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मीडियम कौन है, तो आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है ब्लड। तो ब्लड को ये पैसेज देता है, दैट्स इट। और ब्लड वेसल के फंक्शन के बेसिस पर क्या रोल, किस डायरेक्शन में वो ब्लड को पैसेज दे रहा है, इसके बेसिस पर हम इसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। तो इनका हम 3 टाइप्स देखेंगे। किसके बेसिस पर है ये, इसका फंक्शन क्या है, इसके बेसिस पर ब्लड वेसल्स आपकी कौन कौन सी हैं वो लिखो। पहली हम लिखेंगे आर्टरी, दूसरी हम लिखेंगे वेन, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो ब्लड वेसल है दैट इज द कैपिलरी। ये 3 टाइप की आपकी ब्लड वेसल्स। अब इन तीनों में हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तीनों में कंपैरिजन करना है, और वो हम एक एक यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहला, इसका डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। तो आर्टरी की जब बात करेंगे, ये हमेशा कहाँ से ले जाएगी ब्लड, हार्ट से ऑर्गन की तरफ। किधर, हार्ट टू ऑर्गन। कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी, हार्ट टू ऑर्गन। वेन की बात करी जाए तो ये जस्ट इसका अपोजिट, ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन से कहाँ पे, हार्ट की तरफ ये ब्लड को ले जाता है। कैपिलरी जो है हमारा, कैपिलरी इज द ए डायरेक्शन, ये ब्लड फ्लो नहीं कराता, ये किसी डायरेक्शन में ब्लड को नहीं ले जाता। कैपिलरीज आर द फाइन ब्लड वेसल्स, बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, टिश्यूज के बीच रन करती हैं। एंड कैपिलरीज आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये क्या किसकी तरह काम करता है, दिस इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड। अब कौन कौन से मटेरियल हैं जिसको हमें एक्सचेंज करना होता है ब्लड और टिश्यूज के बीच, वो आप देखो एक एक करके। पहला ऑक्सीजन गैस, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाता है, ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज के पास, सेल्स के पास आता है। दूसरा नेक्स्ट जो होगा वेस्ट मटेरियल, या वेस्ट मटेरियल की जगह पे हम लिखें मेटाबॉलिक वेस्ट। जो सेल में मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट उसको हम बोलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल्स के लिए हार्मफुल हैं, है ना, अगर वो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन से बन रहा है, दैट शुड बी रिमूव, और वो रिमूव करा जाएगा पहले एक्सचेंज करके मीडियम में ऐड करा जाएगा। मीडियम हमारी बॉडी का क्या है, ब्लड, तो ये भी एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट जो एक्सचेंज होता है वो आपका वेस्ट मटेरियल के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स। याद होगा आपने डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, डाइजेशन में क्या पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में एब्जॉर्प्शन पढ़ा था ना। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद इंटेस्टाइन से वो सारा न्यूट्रिएंट कहाँ जाता है, ब्लड में ही तो जाता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स में आपने क्या क्या नाम, अब वो नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, सारे, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। एक और एक्सचेंज होता है दैट इज द हॉर्मोन्स। किसका, हॉर्मोन्स, है ना, आपकी बॉडी में जहाँ जितने हॉर्मोन्स का जरूरत होता है
साइट ऑफ सिक्रीशन तो ग्लैंड है, जैसे मान लो कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वो अपना हार्मोन सिक्रीट कर रही है, लेकिन उस हार्मोन का कहीं रोल होता है, कहीं बॉडी में जाके किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके काम करता है, पर्टिकुलर टिश्यू पे जाके काम करता है, तो वहां तक पहुंचाने का काम ये करता है। तो उस ऑर्गन, उस ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो ब्लड में ऐड होता है, ब्लड में एक्सचेंज होता है, तो ब्लड उसको ले जाके उस टिश्यू तक पहुंचाता है। जैसे आपके फेस पर एक पैटर्न होता है बियर्ड एंड मुस्टैच का आने का, वो पैटर्न ये हार्मोन्स डिसाइड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो भी ब्लड में ही ऐड होके डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। ठीक, तो ये ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करने का। हमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही समझना होता है, लगता है बस यही करता होगा, नहीं, ये साथ में वेस्ट, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स को भी ये रिमूव मीन्स ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सचेंज होता है कैपिलरीज से, इन्हीं से। दूसरा, एक तो ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड आपने देख लिया। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम बात करेंगे। पहले मैं एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि ब्लड वेसल का जनरल स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो ब्लड वेसल के जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बना होता है 3 लेयर से। जनरली ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। इन तीनों लेयर्स का नाम देखो और फिर उसके बाद आपको आइडिया इन दोनों में कंपैरिजन मैं सिखाता हूँ। सबसे बाहर की लेयर को बोलेंगे एपिथेलियम, फिर इसके बाद दूसरी लेयर जो है वो इनकी होती है मायोथेलियम, और सबसे नीचे की लेयर होती है एंडोथेलियम। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको इस तरह से करना हो, से कंफ्यूजन ना हो। एपिथेलियम जो होगी वो सिंगल सेल्ड थिक होती है। उसके बाद ये हमने मान लिया इनका मायोथेलियम, ये वाली लेयर, इसको मैं डॉटेड से दिखा दे रहा हूँ। मायोथेलियम ये मस्कुलर लेयर है, मसल से बनी होती है। और जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड थिक, ये भी सिंगल सेल्ड थिकनेस वाली लेयर होती है, और इसको बोला जाता है एंडोथेलियम। इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथेलियम। एक ये जनरल स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल का। जब हम किसी ब्लड वेसल का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, ऐसे टीएस हमने काट के देखा, तो इसकी वॉल हमें कुछ ऐसे दिखेगी। ब्लड वेसल की जो वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी है। सबसे बाहर वाली लेयर एपिथेलियम, उसके नीचे मस्कुलर लेयर मायोथेलियम, सबसे नीचे की लेयर को हम क्या बोलेंगे? एंडोथेलियम। तो 3 लेयर्स से बनी होती है ब्लड वेसल्स। ठीक है, बीच में जो ये खाली स्पेस होता है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, रन करता है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, जिसमें ब्लड हमारा बह रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, दैट इज ए ल्यूमेन। अब मैं यहाँ पे दोनों ब्लड वेसल्स का डायग्राम तुम्हें बता रहा हूँ, देखो समझना है तीनों का। एक्चुअली जब हम आर्टरी की बात करेंगे तो आर्टरी की एपिथेलियम में कोई चेंज नहीं, क्योंकि सिंगल सेल थिकनेस है, तो सिंगल सेल थिकनेस में क्या ही चेंज आएगा, है ना। तो सिंगल सेल थिकनेस वाली लेयर एपिथेलियम एज इट इज सभी में एक जैसी होती है जहां जहां प्रेजेंट है। फिर उसके बाद जो इसकी मायोथेलियम है वो यहाँ आर्टरीज में थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है ना। और जो एंडोथेलियम होगी वो भी सिंगल सेल थिक है, तो वो भी एक सिंगल सेल थिकनेस वाली, उसमें भी कोई चेंज नहीं, वो सभी में एक जैसी होती है। ठीक है, तो ये एपिथेलियम की बात हो गई, ये मायोथेलियम हो गया, और ये एंडोथेलियम हो गया। अब यही अगर हम वेन के बारे में बात करें तो इनका ल्यूमेन जो है वो तो आपको समझ आ ही रहा है, इसमें लिखने की जरूरत क्या ही होगी, ल्यूमेन है ये। वेन की जब बात करेंगे तो इनका भी एपिथेलियम सिंगल सेल थिक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये भी सिंगल सेल थिक आप इसको बना लो। जैसा आर्टरी के पास है एपिथेलियम, वैसा वेन के पास भी एपिथेलियम होगा। चेंज जो होता है वो होता है इनके मायोथेलियम। एपिथेलियम तो सेम है, एपिथेलियम में कोई चेंज नहीं। एपिथेलियम की जब बात करेंगे, किसी की भी एपिथेलियम, चाहे आर्टरी की या फिर वेन की, ये क्या है? सिंगल
सेल्ड थिक लेयर है। कैसी लेयर है? सिंगल सेल्ड थिक। डिफरेंस दोनों के मायोथीलियम में है। मायोथीलियम एक कौन सी लेयर है? ये मस्कुलर लेयर है। कौन सी लेयर है? मस्कुलर लेयर है, मसल से बनी हुई लेयर है। वेन की जो मायोथीलियम है ये थिन होती है, पतली होती है एज कंपेयर टू आर्टरी। आर्टरी की मायोथीलियम थिक होती है, यहां पे ये थिन होती है। ये मायोथीलियम की लेयर हो गई। और एंडोथीलियम मैंने आपको पहले ही बोला, एज इट इज सेम, जैसा इनका होता है वैसा सबका होता है। तो ये एंडोथीलियम की बात करेंगे तो दैट इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड थिक लेयर। एंडोथीलियम भी आपकी कैसी होती है? एंडोथीलियम सिंगल सेल्ड थिक लेयर। कैसी लेयर है? सिंगल सेल्ड थिक लेयर, सॉरी सिंगल सेल्ड थिकनेस की लेयर। सिंगल सेल्ड थिक, हाँ लिख लो, थिक लेयर लिखोगे, मतलब इसकी थिकनेस जो है वो सिंगल सेल्ड थिक, ठीक है, सिंगल सेल्ड थिक लेयर है। अब दूसरा जो डिफरेंस है आर्टरी और वेन में, इनका ल्यूमेन जो होता है वो वाइड होता है। इसका ल्यूमेन देख रहे हो कैसा है? नैरो है। इसका आर्टरी का ल्यूमेन कैसा होगा? नैरो होगा, ड्यू टू थिक मायोथीलियम। मायोथीलियम की थिकनेस ज्यादा है तो नैरो हो जाएगा, है ना। और इसका ये मायोथीलियम थिन है, इनकी मायोथीलियम कैसी है? थिन है, पतली है, तो ल्यूमेन इनका जो होता है वो वाइड होता है ना। ये इनका डिफरेंस है। अब जो बात कैपिलरी की है वो देखो, अभी हमने आर्टरी और वेन में कंपैरिजन करा है। अब यहां कैपिलरी में देखो, कैपिलरी में ये दोनों लेयर्स एब्सेंट होती है, एपिथेलियम एंड मायोथेलियम, बोथ दीज लेयर्स आर एब्सेंट इन कैपिलरी। कैपिलरी सिर्फ सिंगल लेयर की होती है, और वो कौन सी लेयर होती है? सिर्फ एंडोथेलियम। कैपिलरी में सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियम प्रेजेंट होता है, एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम है बस, ये ध्यान रखना है। एंडोथीलियम प्रेजेंट होता है और कुछ भी नहीं होता, ना मायोथीलियम है ना ल्यूमेन बहुत नैरो होता है। आपने याद हो तो डायमीटर मैंने आपको बताया था कितना, 5 माइक्रोमीटर, और आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर, है ना। तो 5 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर बहुत नैरो होता है, बहुत फाइन ट्यूब्स हैं, फाइन डक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो इधर डिफरेंसेस आगे, आर्टरी और वेन में नेक्स्ट डिफरेंस, एक तो आपका डायरेक्शन ऑफ ब्लड का लिख लोगे, दूसरा लिखो यहीं पे नीचे आप नोट करते चलो, देयर इज अ थिक मायोथीलियम। आर्टरी में लिख लेना थिक मायोथीलियम है, और इधर थिन मायोथीलियम है। आर्टरी का ल्यूमेन नैरो है, इनका ल्यूमेन वाइडर है। अब नेक्स्ट मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, फिर अभी सारे पॉइंट्स लिख लेना। इधर देखो, हार्ट जो है ब्लड पंप करता है किसमें? आर्टरी में। तो आर्टरी में ब्लड प्रेशर जो होता है वो वेन के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होता है, और इसी वजह से इनका मायोथीलियम जो है वो थिक होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को बियर कर सके, झेल सके। इधर लिखना, दे हैव हाई ब्लड प्रेशर, इनमें लो ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि इधर कोई पंपिंग एक्शन नहीं होता, ठीक है। इसलिए इनका मायोथीलियम भी बहुत कैसा होता है? थिन होता है, ठीक है। आर्टरी आपकी हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्शनल केस एक है, कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी। लिख लो नीचे डिफरेंस में, आर्टरी ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन कैरी ऑलवेज इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आर्टरी और वेन में बहुत डिफरेंस पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है बोर्ड का, इसलिए ये थोड़ा सा ना आप पॉइंट टाइम लगा के लिख लो ढंग से। या यहाँ पे जो हम इंजरी की बात कर रहे हैं वो अपन लिखेंगे कट, द ब्लड फ्लो शुड बी ब्लॉक एंड इट इज
अचीव्ड बाय क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्लॉटिंग होता है, क्लॉट बनता है एंड उससे हमारा ब्लड क्या होगा, वो क्लॉट होता है। देखो, एक तो ये इंजरी है कि जब आपको कहीं पे कट लग जाए, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो, ब्लड लॉस हो रहा है, वो उसका उस ब्लड फ्लो को रोकना जरूरी है, क्योंकि ब्लड लॉस ना हो ज़्यादा। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ तो आपका द एंड भी हो सकता है। एंड दैट शुड बी, वो तभी होगा, तभी अचीव किया जाएगा जब वहाँ पे क्लॉट बनेगा। कुछ ब्लॉक करने के लिए, आप कहीं से भी पानी फ्लो कर रहा हो तो एक हम ब्लॉक करने के लिए कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं, और वो कोई मिट्टी हो या पत्थर हो, कुछ भी लगाते हैं। जस्ट लाइक हमारा यहाँ का जो ब्लड सेल्स है, जो अपने ब्लड सेल्स पढ़ा था, वो इकट्ठा होके उसको रोका जाता है, इकट्ठा करके एक लेयर, एक क्लॉट बनाया जाता है, जिससे आगे का फर्दर जो ब्लड फ्लो है वो ना हो, वो रुक जाए। जैसे कहीं चोट लगा हो तो आपकी वो ब्लैक सी एक लेयर बन जाती है, दैट इज अ ब्लड सेल्स। वो ब्लड सेल्स का डिपोजिशन है, वही क्लॉट है। हाँ, वो बाद में हट जाएगी जब स्किन रिपेयर हो जाता है तब। लेकिन इनिशियली अगर वो क्लॉट नहीं बना होता तो ब्लड फ्लो होता ही रहेगा, कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, एंड दैट शुड लीड टू अ डेथ। वो आपको मौत तक पहुंचा सकता है। ठीक है, उससे बचाने के लिए क्लॉट होता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म है अपनी बॉडी में, क्लॉट हो जाता है। एंड वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे चलता है, वो देखो। जो डैमेज्ड टिश्यू है, हाँ एक और बात है, इंजरी में ब्लड फ्लो के लिए क्लॉटिंग तब भी हो जाता है जब कभी आपके टिश्यू कट ना हो। अगर वो टिश्यू इंटरनली प्रेशर से डैमेज हो रहा है तब भी क्लॉटिंग हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि नाखून कहीं दब जाता है तो वो काला पड़ जाता है, दैट इज ऑल्सो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये डैमेज्ड जो टिश्यू होते हैं, कहीं से भी जो आपका डैमेज हो रहा है, ये डैमेज्ड टिश्यू सिक्रीट करते हैं कुछ, सिक्रीट सम क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर, ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है, आपके ब्लड में एक प्रोटीन था जिसका नाम आपने पढ़ा था प्रोथ्रोम्बिन। क्या? प्रोथ्रोम्बिन। इस प्रोथ्रोम्बिन को, प्लाज्मा प्रोटीन है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम आयन भी होता है। ये डैमेज टिश्यू के क्लॉटिंग फैक्टर्स इसको कन्वर्ट करते हैं थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन, या इसी को आप बोल लो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, एंड देन ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जब बनता है, थ्रोम्बो क्या, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन Ca++, 2 पॉजिटिव चार्ज है। फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है, आपके ही ब्लड में एक और प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को ये थ्रोम्बिन प्रोटीन along with कैल्शियम आयन ये कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। किसमें? फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन प्रोटीन ही हमारा जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे एक नेटवर्क बनाता है, एक थ्रेड का ना, ऐसे मैश जैसा, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और इसी में आके आपके जो ब्लड सेल्स हैं, पीछे से जो ब्लड आ रहा है, वो आके स्टक करना शुरू कर जाते हैं। इसी मैश में वो ब्लड सेल्स स्टक करना शुरू कर जाते हैं। हाँ, ये फाइब्रस प्रोटीन है, इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन है फाइब्रिन, और ये एक नेटवर्क ऑफ फाइबर बनाता है, एंड जिसमें आपके ब्लड सेल्स स्टक करें, एंड दैट इज अ ब्लड क्लॉट। इसी को हम बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं? क्लॉट। अब जब ये क्लॉट बन गया तो फर्दर ब्लड फ्लो नहीं होता है, जो आपका ब्लड पीछे से आ रहा है वो आगे नहीं जा पाएगा। ये इतना चेंज आपकी इंजरी के टाइम पे होता है। और ये ब्लड क्लॉट बनने में नेचुरली
6 से 8 मिनट लगता है, 6 से 8 मिनट में वो ब्लड क्लॉट हो जाता है ना। बहुत बड़ा इंजरी है तब नहीं होगा। कुछ लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम होता है कि उनके ब्लड में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो उनका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है चोट लगने के बाद, और इस डिजीज को बोला जाता है हीमोफीलिया। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। हाँ, उनका ब्लड फ्लो होता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं, बिना डॉक्टर के रुकेगा ही नहीं, बिना दवाई के वो बंद नहीं होगा, हीमोफीलिया। और ये सबसे पहले इस बीमारी की जो साइंटिस्टों ने पता लगाई थी, वो पता लगाया था रानी जो एक थी क्वीन विक्टोरिया, उसकी फैमिली में, उसके फैमिली के मेंबर्स में। इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है रॉयल डिजीज, राजघराने की बीमारी है।